सर फ्लेक्सिबिलिटी से ऊपर मेकअप्स का क्या मतलब है? हाँ, मेकअप्स मैंने रिसोर्सेज बहुत पहले शुरू में ही बता दिए थे। ये बेसिकली रिसोर्सेज हैं, 6M इनको कहा जाता है। मैन, मनी, मटेरियल, मैनेजमेंट, मेकअप्स। मेकअप्स बेसिकली पेटेंट और कॉपीराइट पर है मुश्तमिल। ठीक है, ये जो ब्रांड वैल्यू, लाइसेंस, ठीक है, ये इसको मेकअप्स कहते हैं। जिसमें से पेटेंट ऐसी चीज होती है जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट की होती है, और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जो है वो इंटेंजिबल होता है। यानी कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसके अगर उसको आप रजिस्टर करवाना चाहते हो गवर्नमेंट के पास ताकि कोई और कॉपी ना करे, तो उसे हम पेटेंट कहते हैं। और कोई इंटेंजिबल प्रोडक्ट है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कोई बुक हो गई, कोई लोगो हो गया, कोई टैगलाइन हो गई, आप चाहते हो कि इसको कोई और कॉपी ना करे, आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराते, तो इसको हम कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क कहते हैं। ये दोनों इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी पर आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के लिए हमें बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशंस को समझना पड़ेगा। कि बेसिकली होता ये है कि जिस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, मुआशी इस्तेहकाम होता है, तो उस मुआशी इस्तेहकाम, उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज को बढ़ा लेती है। ठीक है, और जैसे जैसे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आने लगती है, चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं, तो वही ऑर्गेनाइजेशंस अपने साइज को कम करना शुरू कर देती हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, बिजनेस बेहतर हुआ, तो चीजें बेहतर हुई, और उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के साइज को बढ़ा लिया। जैसे जैसे चीजें खराब होना शुरू हुई, बिजनेस खराब होना शुरू हुआ, कॉस्ट बढ़ना शुरू हुई, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने साइज को कम कर लेती है। जाहिर है, साइज कम करने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बढ़ाती और घटाती रहती है। इसको बेसिकली हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज को ज्यादा या कम कर देती है। ठीक है, अच्छा, अब ज्यादा या कम कैसे किया जाए? एक तो ये तरीका होता है कि हम एम्प्लॉयज परमानेंट बेसिस के ऊपर हायर करें, परमानेंट एम्प्लॉयज हायर करें, ठीक है ना। और जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो, हम उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दें। अगर हम उनको निकालेंगे तो हमें अच्छी खासी रिटर्डेंसी कॉस्ट पड़ जाएगी। जाहिर है, उनको निकालने के लिए गवर्नमेंट के लॉज हैं कि एक बार एम्प्लॉय रख दो तो आप उसे निकाल नहीं सकते जब तक कि उसे अच्छी खासी पेमेंट ना कर दी जाए। तो इससे निपटने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करना शुरू कर दिया कि वो परमानेंट एम्प्लॉय हायर ही नहीं करते, वो एम्प्लॉय हायर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो हम इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। अच्छा, जब एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग पर आता है, कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में हायर किया जाता, परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट तो होता है मैक्सिमम 1 साल का। तो जब तक इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर रहती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है। जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन मुल्क की खराब होना शुरू होती है, बिजनेस खराब होना शुरू होता है, वो क्या करते हैं, उन्हीं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को फारिग करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, वो बढ़ता और घटता रहता है। इसी बढ़ने और घटने को हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय ही परमानेंट हायर करती हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एम्प्लॉय ही परमानेंट हायर करती हैं। तो जब ये परमानेंट हायर करती हैं, तो जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, तो ये अपने साइज को कम नहीं कर सकती, क्योंकि इनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है एम्प्लॉयज को निकालने के लिए। गवर्नमेंट प्रेशर होता है, पब्लिक प्रेशर होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। वो अकॉर्डिंगली अपने साइज को
कम और ज्यादा करती रहती हैं और कर सकती भी हैं। ठीक होगी ये बात। ये बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन टॉल से फ्लैट में कन्वर्ट हो जाए, फ्लैट से टॉल में कन्वर्ट हो जाए, डाउन साइजिंग स्टार्ट कर दे। क्यों भाई? इकोनॉमिक कंडीशन ही ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब फ्लेक्सिबिलिटी को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि तीन टाइप्स है फ्लेक्सिबिलिटी की। न्यूमेरिक सर फ्लेक्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ये बोले सर गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या वो रजिस्टर हुई हुई है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। मिनिस्ट्रीज जितनी हैं ये सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। ये सारी की सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। ये जितनी ओके मिनिस्ट्रीज हैं सर। ये ऐसे तो नहीं बनती, रजिस्टर होती हैं तो बनती हैं। और रजिस्टर कहाँ होती हैं? कैबिनेट डिवीजन में। कैबिनेट डिवीजन उसकी परमिशन देता है, उसको इशू करता है, तब जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मिनिस्ट्री रजिस्टर होती है। ठीक है, चले, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी को हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीन टाइप्स होते हैं: न्यूमेरिक फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी और टेम्पोरल फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा जी, अब न्यूमेरिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ये जो मैंने समझाया है ये बेसिकली न्यूमेरिक फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर करें, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक साल के हों या प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट हों। कि भाई फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका कहीं पर चलो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ गवर्नमेंट से कि एक जगह पर ब्रिज बनाना है। तो उसने अपने एम्प्लॉय को हायर ही ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिजेस किया कि जैसे ही ब्रिज कंप्लीट होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जब तक ब्रिज कंप्लीट नहीं होता आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा। एक तो ये तरीका होता है कि प्रोजेक्ट बेस पर हायरिंग होती है। एक ये तरीका होता है एक साल की हायरिंग, भाई साल की हायरिंग है, अगले साल देखेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो बहुत अच्छी सिचुएशन बन जाती है, बट पॉपुलेशन के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए ये सिचुएशन खराब होती है। इस तरह की कहानी खराब होती है क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी ही नहीं होती कि किसी वक्त भी उनको निकाला जा सकता है, साल कंप्लीट होने पर उनको निकाला जा सकता है। तो ये दोनों उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेनिफिशियल है वो आम आवाम के लिए नहीं है। जो आम आवाम के लिए बेनिफिशियल है वो है जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट जॉब। वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। खैर, तो न्यूमेरिक फ्लेक्सिबिलिटी जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली कम किए जाते हैं, इसे कहते हैं न्यूमेरिक फ्लेक्सिबिलिटी। एक होती है फंक्शनल। अच्छा, ये मैंने शुरू में भी बताया था कि लफ्ज फंक्शनल जब भी आए F1 में, F1 के सब्जेक्ट के अंदर फंक्शनल जब भी आए, इसका हमेशा से मतलब समझा जाएगा डिपार्टमेंटल, यानी कि डिपार्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी। तो फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुई? डिपार्टमेंटल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? कि भाई एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, तो बजाय इसके कि हम उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालें, हम क्या करते हैं, उसको मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स में और प्रोडक्ट्स में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसकी 4 प्रोडक्ट्स है, तो एक प्रोडक्ट नहीं चल रही और 3 प्रोडक्ट चल रही हैं, तो वो क्या करेगी, उस एक प्रोडक्ट के एम्प्लॉयज को उठा के बजाय निकालने के उन 3 प्रोडक्ट्स में एडजस्ट कर लेगी जो चल रही हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। अब जैसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं यार, जुमाइया नहीं लो। एक कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, अंडर पासेस हो गया, बिल्डिंग्स हो गई। तो ये 4 प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एक कंपनी के हैं। तो पता चला है कि ब्रिजेस और अंडर पासेस नहीं बन रहे, तो उस कंपनी ने क्या किया, आपने उन एम्प्लॉयज को जो ब्रिजेस और अंडर पासेस वाले डिपार्टमेंट में थे, उसको उठा के बिल्डिंग वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया कि बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स
नहीं बन रही तो रोड्स वालों को उठा के उधर शिफ्ट कर दिया। मतलब डिपार्टमेंटल शिफ्ट जो है वो हम कहते हैं फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल साइज पर तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं, तो डिपार्टमेंटल जो एफिशिएंसी है या इफेक्टिवनेस है कुछ बेहतर हो जाती है। फिर आती है टेम्पोरल सर फ्लेक्सिबिलिटी। जी बोले। सर ये जो न्यूमेरिक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एम्प्लॉयज हायर्ड होते हैं, इसमें टाइम का फैक्टर भी होता है? कौन? हाँ, टाइम का फैक्टर 1 साल क्या है? 1 साल टाइम ही है ना ये कि भाई। हाँ फिक्स्ड जी होता बोले। है? हाँ, आमतौर पर कॉन्ट्रैक्चुअल में फिक्स्ड होता है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इसको चेंज भी कर सकती है। जनरली ये 1 ईयर होता है, ठीक है ना। बहुत कम कोई होगी, मैंने वैसे आज तक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखा कि किसी ने 1 साल से कम का कॉन्ट्रैक्ट किया हो। जनरली 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। और 1 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट करती है भाई इसकी हमें आगे जरूरत है या नहीं है। अगर आगे जरूरत है तो उसे अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देती है, अगर जरूरत नहीं होती तो कहती है ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। ठीक हो गई बात। अच्छा, आगे टेम्पोरल फ्लेक्सिबिलिटी पर आते हैं। टेम्पोरल फ्लेक्सिबिलिटी सीजनल को कहते हैं, सीजनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि और कुछ ऐसे खास किस्म की कंपनीज हैं, खास स्पेशल किस्म की कंपनीज हैं जो एम्प्लॉयज को हायर ही सीजन बेसिस पर करती है। सीजन है तो वो एम्प्लॉयज हायर करेंगी, अपने साइज को बढ़ा लेंगी, सीजन खत्म होगा उन्हीं एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज को कम कर लेगी। अब इसकी तो बेस्ट एग्जांपल है शुगर मिल्स। शुगर मिल ऐसी इंडस्ट्री होती है, जाहिर है जो हमें पता है गन्ने से चलती है। गन्ने की फसल जब तक उतरती रहेगी, गन्ने की फसल जब तक आती रहेगी, शुगर मिल अपना काम करती रहेगी। गन्ने की फसल कम हो गई, खत्म होगी, शुगर मिल बंद हो जाएगी। और गन्ना एक पेरिशेबल आइटम है, तो साल के अंदर 5 से 6 महीने शुगर मिल्स चलती हैं और 6 महीने साल में वो काम नहीं करती, ठीक है। तो जिन 6 महीने में वो चलती हैं, अपनी प्रोडक्शन कर रही होती हैं, तो वो एम्प्लॉयज को हायर कर लेती हैं। और जब वो अपना काम खत्म कर चुकी होती हैं, गन्ना अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, शुगर मिल बंद हो जाती है, तो वो फिर उन एम्प्लॉयज को फारिग कर देती है। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो कंपनीज हैं जो एम्प्लॉय को हायर ही उनके सीजन बेसिस पर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेदर कंपनी है, वो लेदर जैकेट बनाती है। अब वो जो लेदर जैकेट बनाती है, गर्मियों में लेदर जैकेट बनती है, सर्दियों में वो लेदर बिकता है। तो ऐसी कंपनीज गर्मियों में एम्प्लॉयज को हायर कर लेती है, सर्दियों में अपने साइज को छोटा कर लेती है, क्योंकि सर्दियों में अगर लेदर जैकेट बना भी ले तो क्या इसको गर्मियों में बेचेंगे, तो गर्मियों में तो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इसलिए ये काम जो है सीजन टू सीजन करता है, गर्मियों में ये चलती हैं, सर्दियों में ये बंद हो जाती है। तो या सर अपने फिर ये साइज, न्यूमेरिक फ्लेक्सिबिलिटी की तरह नहीं है? नुमेरिक तो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आ गया ना, ये तो सीजन के कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो फिर सर इसका मतलब ये भी हुआ कि 1 साल से कम भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल। सीजनल करती ही सीजन के बेसिस पर है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि सीजन में टाइम नहीं लिखा हुआ होता। जो सीजनल हायरिंग होती है ना, उसमें सीजन तो लिखा हुआ होता है, टाइम नहीं लिखा होता कि भाई 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, नहीं। जबकि ऊपर जो हम देख कर रहे हैं उसमें वो क्लियरली 1 साल लिखता है, इसमें टाइम नहीं होता, इसमें लफ्ज सीजन का लिखा होता है। और सीजन डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पर, कि वो देखती है कि यार कब तक सीजन चल रहा है, तो कब तक हमने चलाना है, तो जब तक सीजन होता है तो चलाते हैं। ठीक हो गई बात। चले आगे बढ़ते हैं।
हैंडी शैमरॉक ऑर्गेनाइजेशन। हैंडी शैमरॉक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ऐसी आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर कर रही होती है। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि शुरू से ही ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल रहती है। अच्छा, अब है क्या चीज? हैंडी बेसिकली एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था, मैनेजमेंट साइंटिस्ट, जिसने ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट पर बड़ी रिसर्च की है। ठीक है, उसने एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, एक आइडियल फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, दिया किस नाम पे, चलो ये भी मैं बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। वो ये है कि ये जो शैमरॉक है ना, हैंडी शैमरॉक ऑर्गेनाइजेशन, शैमरॉक एक फूल का नाम है जो कि स्कॉटलैंड में होता है। स्कॉटिश फ्लावर है शैमरॉक। लोग वहाँ मतलब इसको खाते भी हैं, इसका मिल्क शेक भी बनता है, बहुत मजे का मिल्क शेक बनता है शैमरॉक का। तो उसको शैमरॉक अपना, चूंकि नेशनल फ्लावर था, उसे पसंद था, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही शैमरॉक रख दिया। जब उसने नाम शैमरॉक रखा तो उसने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक फूल की सूरत में बनाया। यहाँ नोट्स में नहीं है, फूल नहीं बना हुआ। अगर क्लास में होते तो फिर मैं आपको फूल बताता, मतलब किस तरह से उसने एक फूल बना के उसको शैमरॉक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। ठीक है, उसने कहा कि एक शैमरॉक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 पेटल होते हैं, 3 पेटल परमानेंट होते हैं और एक पेटल उसका वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब होता है कि वो कभी चलता है, कभी होता है, कभी नहीं होता। तो हम देखेंगे किस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं पहला प्रोफेशनल कोर। एक सबसे पहला पेटल और परमानेंट पेटल, दैट इज प्रोफेशनल कोर। वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने पास चंद लोग ही परमानेंट रखने चाहिए। अब वो चंद लोग परमानेंट कौन है? जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, और जो सीनियर मैनेजर्स हैं, सिर्फ यही लोग परमानेंट हैं और इन्हीं को परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, और वो कहता है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, इनको जो पेमेंट होती है वो सैलरी की सूरत में पेमेंट होती है। यानी कि सिर्फ सीनियर मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन्हीं को आप सैलरी दो, बाकी किसी को भी सैलरी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम सैलरी नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे? वो हम देखेंगे कि हम सैलरी के बजाय क्या क्या दे सकते हैं। बहरहाल ठीक है जी, तो ये परमानेंट पार्ट है, सीनियर मैनेजर और डायरेक्टर्स पर है, सैलरी इनको दी जाती है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस ला कर देना। ये ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस ला के भी देते हैं, उसको मैनेज मेंटेन भी करते हैं। लेकिन किनके जरिए मेंटेन करते हैं? जिनके जरिए ये ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को मेंटेन या मैनेज करते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रिंजेस। और ये कौन लोग हैं? ये बेसिकली कंसल्टेंट हैं कि जब इनकी जरूरत पड़ती है, इनको हायर कर लिया जाता है। ठीक है ना, जब इनकी जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, इनको फारिग कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको फिर इनको परमानेंट सैलरी देने की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि इन कंसल्टेंट्स को तो कंसल्टेंसी फी दी जाती है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसको एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट इम्प्रोवाइज करने के लिए उस कंपनी ने क्या किया? ब्रिजेस के जो कंसल्टेंट्स हैं ना, और जो कंसल्टिंग कंपनीज हैं, उनको हायर कर लिया और उनसे काम लिया। अच्छा, जब हायर किया तो तब उनको सैलरी नहीं दी गई, बल्कि उनको कंसल्टेंसी फी दी गई कि भाई जब तक वो कंसल्टेंसी देते रहेंगे, उनको हम फी देते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। वर्कर्स कौन है? जिन्होंने फिजिकली काम करना है, ये मजदूर तबका जो होता है। ठीक है ना, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी उन मजदूर तबके को भी परमानेंट
या इवन प्रोजेक्ट बेसिस पर हायर नहीं करती, बल्कि उनको हायर करती है डेली वेजेस पर। डेली वेजेस का मतलब है आएंगे, डेली का काम करेंगे, डेली के पैसे लेंगे और चले जाएंगे। ये परमानेंट पार्ट भी नहीं है, ये सैलरी भी नहीं ले रही, ये सीजनल भी नहीं है, बल्कि ये तो हायर ही डेली वेजेस पर हुए हैं। इनको नाम दिया उसने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के बाद अगला है कस्टमर। ये जो कस्टमर वाला पैटर्न है ना, ये वर्चुअल पैटर्न है। बाकी प्रोफेशनल कोर, कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रिंजेस और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, ये परमानेंट पैटर्न है। और जो कस्टमर वाला ये टेम्पररी या वर्चुअल पैटर्न है। ठीक है, अच्छा वर्चुअल पैटर्न कैसे है, अभी ये बड़ी अच्छी समझने वाली बात है। जैसे आप लोग सारे KFC गए होंगे, KFC के अंदर आप नोट करो कि वहां पर कोई वेटर नहीं है। ठीक है ना, वेटर का काम आपको खुद करना पड़ता है, जो कि आप कस्टमर हो, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, KFC वालों ने, उन्होंने सेल्फ सर्विस लिखकर वेटर की कॉस्ट को सेव कर लिया। जो वो वेटर को परमानेंट सैलरी देते या डेली वेजेस देते, उन्होंने वेटर की कॉस्ट को सेव कर लिया। इसीलिए KFC में आप जाओ तो आपको पैसे पहले देने पड़ते हैं, ऑर्डर बाद में सर्व होता है। लेकिन जहां वेटर्स होते हैं वहां ऑर्डर पहले सर्व होता है, पैसे बाद में देने पड़ते हैं। लेकिन सर हाँ, मैकडोनल्ड में तो वेटर्स भी होते हैं और पैसे भी हम और एडवांस में पे करते हैं ऑर्डर से पहले। मैकडोनल्ड का भी मॉडल बेसिकली यही है, लेकिन सम टाइम मतलब ज्यादा बेहतर यही समझा जाता है। पाकिस्तान में ये सिलसिला है, फॉरेन कंट्रीज में आपको अपना ऑर्डर खुद सर्व करना पड़ता है। यहाँ पाकिस्तान में ये सिलसिला है ना, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है। ठीक है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में आपको अपना ऑर्डर खुद सर्व करना पड़ता है। सर उनका मॉडल फॉरेन भी में यही है। सर उधर भी होते हैं, इनके वेटर्स होते हैं। वेटर्स उस तरह से बेटा सर्व नहीं करते, वो सिर्फ सफाई वाले होते हैं। वो सिर्फ सफाई करते हैं कि आप खा के उठोगे तो आपकी टेबल को साफ वो लोग कर लेंगे, बस। ठीक है ना, वो सफाई वाले होते हैं। वेटर और होता है, सफाई वाला और होता है। वेटर जहां पर भी होगा वो आपसे पहले ऑर्डर लेगा। अब आप नोट करो खुद कि आप बैठे हुए हो और कोई बंदा आके ऑर्डर लेता है तो वो वेटर है बेसिकली। बाकी तो यस सारे सर। सफाई वाले हैं, वो कर्टिसी में आपको सर्व कर दें वो एक अलग बात है। उनका पर्पस सर्व करना नहीं है, उनका पर्पस वेटर वाला नहीं है, उनका पर्पस है सफाई करना। जो कर्टिसी में आके सर्व कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है। लेकिन आप पिज्जा हट चले जाओ तो वहां आपको पता है बिलिंग बाद में होती है, ऑर्डर पहले लिया जाता है, पहले सर्व किया जाता है। तो ये फर्क होता है वेटर और नॉन वेटर। तो इसने कॉन्सेप्ट दिया, इसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कस्टमर से भी बहुत सारे काम लेने चाहिए। जैसे मैंने अभी KFC की एग्जांपल दी, इसी तरह अभी आप बाटा सर्विस जाओ तो नहीं हैगा, आप वहां से कोई भी चीज खरीदो, बाटा सर्विस, हश पपीज, वो जो जिस एनवलप या जिस शॉपिंग बैग में आपको डाल के देते हैं उस पे बाटा का नाम छपा हुआ होता है, ये सर्विस का नाम छपा हुआ होता है। और आप जहां जहां से भी जाते हो, जहां जहां से गुजरते हो, बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो पता है आपको? उनकी एडवर्टाइजमेंट। एग्जैक्टली, एडवर्टाइजमेंट। एग्जैक्टली आप उनकी मार्केटिंग कर रहे होते हो, आप उनकी मार्केटिंग कर रहे होते हो। ठीक है, अब देखो कि किस तरह से उन्होंने कस्टमर से मार्केटिंग का काम लेना शुरू कर दिया। कि कस्टमर हैं लेकिन मार्केटिंग कर रहे हैं और कस्टमर को ये बात पता भी नहीं है। और सर देखा उस जाए तो मार्केटिंग के पैसे भी हम सी लेते हैं, यानी कि वो जो बैग हमें हाँ, देते हैं उससे पैसे
देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाला था कि एक कस्टमर जो मार्केटिंग कर रहा है उसका राइट है कि उसको डिस्काउंट दिया जाए मार्केटिंग कॉस्ट की सूरत में, है ना, कि भाई ये यस सर। बाटा लेने आया है तो ये थोड़ा सा मार्केट में और भी बहुत सारी जगहों पर घूमेगा जाएगा, लोग देखेंगे अच्छा यार बाटा से लिया है। और मैंने देखा है लोग ये नाम देखकर सम टाइम याद आ जाता है, अच्छा यार वो तो जूते भी लेने चल यार बाटा चलते, अट्रैक्ट करता है ना कस्टमर को, या सर्विस है या और हश पपीज वगैरह जो भी है। इसी तरह आप कपड़े लेने जाते हो किसी ब्रांड से, खाड़ी से लेने जाओ तो वो आपको बड़ा सा एक लिफाफा दे देते हैं जिस पर खाड़ी लिखा हुआ होता है, तो जहां जहां से गुजरते हो तो लोग कहते हैं यार बड़े लोग खाड़ी से आ रहे हैं, ऑफ इत्तेफाक लगा से। हुआ है। हाँ शायद ऑफ लगा हुआ है, लोग घुस जाते, जो घुसता है वो कुछ ना कुछ लेकर निकलता है, तो ये तभी मार्केटिंग सर है। उनके बैग्स भी अट्रैक्टिव होते हैं। एग्जैक्टली तो असूलन कस्टमर को ना, ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, राइट तो ये है कि कस्टमर डिमांड करे कि ये जो आप अपने बैग में मुझे दे रहे हो और ये बैग मैं पूरी मार्केट में लेकर जो घूमूंगा, तो भाई इसकी तो एडवर्टीजमेंट हो रही है तो उस पर मुझे डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ कस्टमर मांगते नहीं है डिस्काउंट ना, बल्कि वो इस चीज को ऑनर समझते हैं, यार खाड़ी से लेकर आ, ब्रांडेड है भाई, ब्राउ जो खाड़ी से लाया है वाह भाई वाह, बड़ा स्टैंडर्ड है इस बंदे का, भाई लोग ये सोचते हैं कि यार लोगों में ना एक हमारी से बन जाएगी कि खाड़ी से नहीं लाया है सर, तो इसका हमारा वाला प्रोडक्ट। सीन इस तरह नहीं है। हम जितना ज्यादा हो सके बार्गेनिंग करते हैं, बेशक पैसे लाखों भी हो। हम्म यार मेरी नजर में बार्गेनिंग तो होनी चाहिए क्योंकि सुन्नत रसूल है, ये जो यस फिक्स्ड सर। प्राइस फिक्स्ड प्राइसेस वाला सारा सिलसिला ये तो शैतानी सिलसिला है। ये शैतान सुन्नत को खत्म करने के लिए इसने यहूदियों के जरिए ये फिक्स्ड प्राइस का कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए यस आप सर। देख लो ये खाड़ी ये लाइमलाइट मतलब जितने भी ब्रांड हैं वो एक फिक्स प्राइस लिखकर लगा देते हैं कि भाई यही फिक्स प्राइस है, लेना लो नहीं लेना ना लो। ये तो सुन्नत को खत्म करने की साजिश है यहूदियों की, ये सिलसिला निकला तो वहीं से है ना। अच्छा आप अगर अक्सर नोट करो कि अक्सर जगहों पर प्राइजेस लिखा हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल ₹3.99, यस सर। है ना, हालांकि पूरा नहीं लिखा हुआ होता और आपको पैसे वापस भी नहीं मिलते, ₹1 आपको कभी वापस मिला है? अब नो। 14 रुपए फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर अगर आप 1499 रुपीज की आपने कोई चीज परचेज की तो ₹1 कभी आपको वापस नहीं देगा, वो ₹1 भी तो वैल्यूएबल है ना भाई, वो कहाँ यस जाता, सर। वो कहाँ जाता है, प्राइस तो 1499 की थी, वो ₹1 कहाँ गया। इसी तरह कभी आप पेट्रोल डलवाने जाओ तो ₹1-2 का जो डिफरेंस होता है वो कभी आपको वापस नहीं करता, और आपके अगर 2-3 रुपए ऊपर बढ़ जाए तो वो 10 रुपए रख लेते हैं सर। ₹10 रख लेता है, एग्जैक्टली तो वो कहाँ जाते हैं। ये तो वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, तुम्हें बड़ी मजे की बात बताऊं, देखो ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 10,000 प्रोडक्ट्स बनती हैं, उन 10,000 प्रोडक्ट में एक एक रुपया 22-22 करोड़ रुपए, यानी कि अगर डेली के अगर कोई ना कोई कुछ खरीद रहा है वो ₹1 नहीं ले रहा है वापस, तो डेली के 22 करोड़ रुपए जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है, ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। डेली के 22 करोड़ रुपए का मतलब क्या है कि 10 दिन के ये तकरीबन महीने के बनते हैं कोई 6-6.5 अरब रुपए, महीने के अगर 6 अरब रुपए बनते हैं तो साल के ये 60 से 70 अरब रुपए बनते हैं, और 7 से 70 वो अरब कहते हैं रुपए ना पर अगर आप टैक्स लगा के देखो तो गवर्नमेंट को तो अच्छी खासी इनकम लूज हो गई ना। कि वो कतरे कतरे से समंदर भरता है सर। अच्छा ये तो मैंने बताया वन टाइम परचेजिंग, भाई एक दिन में आपने 10 चीजें खरीदी वहां पर एक एक रुपया छोड़ते रहे, ठीक है, तो अब ये 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 600 अरब बनता है भाई,
तो मैं यही कह रहा हूं ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और इसी वजह से 1 रुपया नहीं रखा जाता, इसी वजह से 1 रुपया नहीं रखा जाता है क्योंकि ये कंपनियों की जेब में जाता है। 650 अरब रुपए हर साल कंपनियों में अनडॉक्यूमेंटेड चले जाते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सही है। चलो आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ, ठीक है ना। कल इंशाल्लाह फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ठीक है। अली बेटा वो सर वो ऊपर एक वो जो पॉइंट था उसका क्या मतलब, विर्चुअल पटेल? वर्चुअल पेटल, कस्टमर वाला पेटल जो होता है ना, ये परमानेंट नहीं होता क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर टू कस्टमर डिफरेंस होता है ना, तो इसलिए ये परमानेंट पेटल नहीं है। पेटल मतलब पत्ती, फूल की पत्ती को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं ना। तो मैंने बताया था यस ये एक सर। फूल है। तो ये जो कस्टमर वाला पेटल है या पत्ती है, ये परमानेंट नहीं है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती बट मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो इसलिए इसको परमानेंट पार्ट नहीं कहा गया, वर्चुअल पार्ट कहा गया। ठीक। ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये कल इंशाल्लाह ताला करेंगे, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। सर वो रिकॉर्डिंग आप एंड क्या करें, फिर वो सेव ही नहीं होती। अच्छा ठीक है, ये डिसमिस की, ये मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग की, ठीक हो गई ये बात।